आज हमें करने हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 2 के क्वेश्चंस, ठीक है। यूनिट 2 के अंदर बता देता हूँ 3 चैप्टर्स आते हैं मेनली। एक आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक आता है डिमांड और एक आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो चिल्लम चिल्ली नहीं करना, आराम से करना है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ओरली डिस्कस कर लेंगे, बड़े क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो 1 से ही शुरू करते हैं, आ जाओ 1 से पढ़ता हूँ पहले। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन्स, श्योर, कॉन्फिडेंट, चलो फिर भी बाकी बच्चों को बता देते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर जो होता है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइसेस। चलो सही है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ, और एक बार उसकी फुल फॉर्म भी बताओ। वेरी गुड, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स इसीलिए होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद थर्ड है व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, इम्पैक्ट ऑन प्राइस डिमांड कर्व ऑफ इंफीरियर गुड इज। मतलब सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, और सॉरी फॉल होती है, सॉरी, अगर आपकी इनकम फॉल होती है, कम होती है, तो इंफीरियर गुड जो है उसकी डिमांड क्या होगी? वेरी गुड, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनकम के कम होने पर इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इतना तो ठीक हो गया, अब इसको सही ऑप्शन में ढूंढो। वेरी गुड, तो डिमांड बढ़ने के लिए हम कहते हैं शिफ्ट्स टू द राइट, क्योंकि ये एक अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ रही है। अगर प्राइस की वजह से बढ़ रही होती तो फिर हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन, हाँ, तो फिर हम एक्सपेंशन बोलते हैं। लेकिन इनकम के कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट या इंक्रीज इन डिमांड। उसके बाद फोर्थ है देयर इज़ अ सडन चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन हॉट वेदर। अचानक से क्लाइमेट बदलने की वजह से गर्मी हो गई। एज्यूमिंग नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक इट विल लीड टू, तो बताओ क्या होगा? और समझाओ बाकी बच्चों को। सर क्योंकि जो जब हम शिफ्ट करते हैं, हमारा डेली का जब शिफ्ट करते हैं तो प्राइस हमारा कांस्टेंट ही रहता है, पर हमारा डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। लेकिन इसमें क्या हो रही है? डिमांड, इसमें हमारी डिमांड बढ़ रही है। वेरी गुड, चलो तो बाकी बच्चे भी सुनो ध्यान से। देखो जब गर्मियों का मौसम आता है आद्रिक भाई, तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड क्या हो जाती है गर्मियों के मौसम में? बढ़ जाती है ना। तो प्राइस में कह रहा है कोई चेंज नहीं हुआ, और कोल्ड ड्रिंक की डिमांड क्योंकि बढ़ जाएगी तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, है ना। तो जब भी अदर फैक्टर की वजह से इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। तो ऑप्शन लिख लेना बस, 4 का बी, ठीक है, अगर लिखना चाहते हो, नहीं तो समझ लेना। चलो उसके बाद 5th में पूछ रहा है ए गुड इज कंसिडर्ड अ नॉर्मल गुड इफ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर कॉजेज। अब समझाओ बाकी बच्चों को नॉर्मल गुड क्या होता है? अगर सर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो उसकी जो गिवन गुड की हमारी डिमांड भी वो बढ़ जाएगी, फिर इनकम ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ती जाएगी। सही, नॉर्मल गुड के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो फिर डिमांड भी बढ़ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया? सी। चलो तो पहले 5 तक बताओ, 5 तक आप संतुष्ट हो? चलो उसके बाद 6th है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला, मतलब विच इज़ द फॉलोइंग फार्मूला फॉर मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला बताओ। श्योर? सी तो गलत लग रहा है, देखो डी भी गलत लग रहा है, डोंकी। सी तो गलत है। अच्छा, नन ऑफ दीज क्यों? बी है आंसर, वो तब से बेचारी वो बी बोल रही है। प्रपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अरे नलायको,
इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये लिखा नहीं है आपने, परसेंटेज चेंज इन डिमांड मतलब क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उसी को तो इंग्लिश में लिख के दे दिया, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी ऊपर होती है याद रखना, और प्राइस नीचे होता है। चलो अब 7th में एक छोटा सा MCQ है। असर्शन में लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस एज द पर्सन कंज्यूम्स मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो बताओ सही है ये या नहीं? क्यों? आर पढ़ लिया। आर में लिखा है यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी इज लेस देन द प्रीवियस वन। बस तो ए में वो कह रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति ज़्यादा कंजम्पशन करता है यूनिट्स की तो कम होती रहती है, और उसका रीज़न भी यही दिया है कि जो यूटिलिटी डिराइव होती है वो हमारे कम होती रहती है प्रीवियस यूनिट के मुकाबले। तो अगर पहले बर्गर में आपको 10 यूटिल्स मिले तो अगले बर्गर में 9 मिलेंगे, अगले बर्गर में और कम मिलेंगे, अगले बर्गर में और कम मिलेंगे। तो रीज़न बिल्कुल सही दे रखा है उसने, तो असर्शन भी बिल्कुल ट्रू है और रीज़न भी बिल्कुल सही है, तो ए है ऑप्शन। चलो ठीक है, तो अब पेन और रजिस्टर निकालना पड़ेगा, MCQ ख़त्म। ठीक है, अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है डिराइव MU शेड्यूल फ्रॉम TU शेड्यूल। तो आपको MU की फिगर्स निकालनी है, मतलब MU का कॉलम बनाकर MU का शेड्यूल दिखाना है। TU का शेड्यूल आपको गिवन है। अब MU का फॉर्मूला सुनाओ। TUN माइनस TUN माइनस 1। अभी जलपान नहीं करो, हो गया। ठीक है, तो अब सुनाओ फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला तो हो गया TUN माइनस TUN माइनस 1। तो निकालो फिगर। पहली वाली कितनी है? पहले का क्या होगा? नहीं डैश नहीं, 11 ही लिख सकते हैं क्योंकि 0 होगा ना ऊपर, तो हमें 0 यूनिट पर 0 होगा टोटल यूटिलिटी, है ना। फिर नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 8 क्यों? 30 माइनस 21 करो, 9, 8, 7, 6, 5, 4। क्लियर हो गया सबको? चलो अब इससे क्वेश्चन ने नहीं पूछा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, वो आपको डायग्राम शो करके बताना है। अब TU MU का जैसे शेड्यूल आया तो वैसे ही TU MU का आपसे डायग्राम बनवा सकता है, तो वो पहले आप बनाओ, फिर पूछ के चेक करूँगा कि क्या बना है। TU एंड MU रिलेशन। चलो तो मेरे साथ बनाओ, निकालो पेन। बनाओ चौहान साहब। पेन, हाँ पेन तो चाहिए, पेन नहीं है क्या? तो किसी से लो। चलो एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है? एक्स एक्सिस पे यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे TU और MU। चलो तो कौन बच्चा बता सकता है इसका डायग्राम कैसा बनेगा? रिलेशन TU और MU का है किसी को याद? नहीं, MU तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं बनता। तो इसको बनाने के लिए क्या करो, पहले एक डॉटेड लाइन बना लो। ठीक है, तो बनाओ, फिर आपको याद दिलवाता हूँ। पूरा याद नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए तो करवा रहा हूँ।
अब पहले क्या करो, पहले MU बना लेना चाहिए। MU बहुत आसान होता है। MU आप किसी भी पॉइंट से शुरू करके बस उसको नीचे लेते जाओ, यहाँ पे 0 कर दो और नेगेटिव ले लो। ठीक है, तो पहले आप MU का कर्व बना सकते हो, वो 0 भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। चलो अब इससे किसी को अगर TU याद आ रहा है तो बताओ। TU याद आया किसी को? चलो तो अब देखो, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। TU सेम पॉइंट से शुरू होता है, लेकिन ये पीठ झुका के बढ़ेगा और ये इस पॉइंट पर मैक्सिमम पर आ जाएगा और फिर फॉल करेगा। ठीक है, तो बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर TU मैक्सिमम होता है और वहीं पर नीचे MU जो है वो 0 होता है। ये इनका रिलेशन है। ठीक है, तो TU और MU का ये डायग्राम याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इलास्टिसिटी का, सॉल्व करके इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 में, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइजेस फ्रॉम ₹5 to ₹6 per unit and its demand fall from 100 units to 70 units. Calculate its price elasticity. तो किसको याद है, पहले वो बच्चा बताए कैसे निकालते हैं। बताओ फॉर्मूला जल्दी से। P1 minus P0 P1 माइनस P0 upon Q1 minus Q0 into 100. उल्टा बोला, Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 minus P0 P0 into 100. इंटू 100 नहीं है, इंटू सब P0 upon Q0। वेरी गुड, इंटू P0 अपॉन Q0। तो into 100 होता है इसमें। सिर्फ एक डायरेक्ट फॉर्मूला में जो लिखवाया था वो तो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चलो कोई नहीं, उसको याद नहीं, अब तो ये लिख दिया। अब सॉल्व करके जल्दी से आंसर निकालो। उसकी जैकेट, उसके जैकेट से हाथ हटाओ आद्रिक। सर माइनस 1.5 माइनस 1.5 सर ये और ऊपर नहीं करना। क्यों, वो तो अपना बता रहा है, तुम बताओ क्या पता उसका गलत हो। कम से कम 4 बच्चे जब तक सेम नहीं बोलेंगे तो माना कैसे जाएगा। 40% जनता का क्या आ रहा है, तो वो तो बिना देख के बोल रहे हैं। सॉल्व करके आना चाहिए। चलो मैं भी करके देखता हूँ, मैं ऊपर कर लेता हूँ। Q1 की क्या वैल्यू है, चलो आप बताओ। सर ऊपर आएगा मेरा 70 और Q0 की क्या है वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय P1 की वैल्यू क्या है 6 माइनस P0 की 5 इंटू P0 की 5 अपॉन Q0 की 100। चलो इसको सॉल्व करते हैं। -30 इंटू 5 अपॉन 100 सही है, तो 0 से 0 कट गया, तो ये बन गया -15 अपॉन 10, तो -1.5 सही आ रहा है। देखो उसका, ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको फॉर्मूला। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसमें हमसे रीज़न पूछता है। ये भी मज़ेदार क्वेश्चन होता है, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। गिव रीज़न, 2 चीज़ों का रीज़न बताना है। पहला तो है इंडिफरेंस कर्व इज़ ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, का रीज़न बताना है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है। सब बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड, सॉरी डिक्रीजिंग डिमांड। हाँ, Diminishing MRS. बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। डिमिनिशिंग ही बोलने का, ठीक है। सर गलती से बोलते हैं। हाँ, लेकिन याद रखना है एग्जाम में, तो इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। चलो सेकंड का रीजन दो, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज
हाँ डाउनवर्ड होता है ना नीचे। और एग्जाम में इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी बनाना है, चलो एक बार डायग्राम बनाते हैं, आ जाओ। सर आता है। सर आता है, सर आता है। कैसा होता है? सर ऐसा एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं? वही तो सीखना है। सर यूनिट नहीं, आईसी गुड एक्स और वाई एक्सिस पे गुड वाई। फिर इंडिफरेंस कर्व कैसा बनाते हैं? कॉन्वेक्स। चलो आद्रिक तुम एक काम करो, वहाँ से उठो मेरे दोस्त। हाँ अभी तो उधर बैठ जाओ, उसके बाद तो तुम्हें पता ही है फिर कहाँ है रास्ता। हाँ हाँ है ना, तो अब तो उधर बैठ जाओ। और लेकिन मुंडी घूमी तो हाँ सीधी वो घोड़े की वो लगा लो। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो। इंडिफरेंस कर्व हो गया, कॉन्वेक्स तो हो गया, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? अब ये बताओ डाउनवर्ड क्यों है, इसका रीज़न देखो पीछे से। नहीं है पीछे? बताओ भाई, यश भाई तुम ही बताओ अब तो, बाकी तो सब हार मानने। कि डाउनवर्ड क्यों है? आई सी कर्व इज डाउनवर्ड बिकॉज कॉन्वेक्स का रीज़न तो आपने सही दिया था, चलो डिमिनिशिंग एमआरएस। चलो मैं आपको सिखा देता हूँ, याद रखना। देखो किसी भी कर्व का अगर वो पूछता है कि वो डाउनवर्ड क्यों है इकोनॉमिक्स में, तो एक ही रीज़न होता है, बिकॉज कि अगर आपको एक यूनिट गेन करना है ना, अगर आपको एक यूनिट गेन करना है गुड एक्स का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुड बाय। वेरी गुड। तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वी हैव टू सैक्रिफाइस गुड बाय। गुड वाई, या 1 यूनिट, या बस गुड वाई लिख लेते हैं, ज़रूरी नहीं 1 यूनिट। तो हमें गुड वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीज़न होता है कि बिकॉज टू गेन 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स वी हैव टू सैक्रिफाइस गुड वाई, है ना। तो कीवर्ड्स लिख लो। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीज़न पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायग्राम बनवाऊंगा आपसे 2, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है गिविंग रीज़न स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड एक्स इफ़। तो पहला केस है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस फॉल हो जाता है, सर एक्सपेंशन डिमांड। गलत, रॉन्ग आंसर। सर क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस फॉल हो जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसकी डिमांड क्यों बढ़ेगी? अब मान लो पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, है ना, तो उससे तो गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड है ना, क्योंकि तो जब गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या बनेगा आंसर? इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इसको एक्सपेंशन नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। अब प्रैक्टिस के लिए इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम बना लेते हैं। चलो फिर बनाओ, आओ। अब मुझे भी बताओ कैसा बनेगा। पहले एक्स एक्सिस पर बताओ क्या लिखना है। क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, और वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ गुड एक्स। ठीक है, फिर बता। पहले एक डी डी कर्व बनेगा, आप भी बनाते रहो, प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद सर हमारा शिफ्ट होगा। नहीं, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करो। एक्स एक्सिस पे P0, वाई एक्सिस पे क्वांटिटी, मतलब एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस। और फिर आपको राइट वर्ड शिफ्ट करना है और इसको नाम देना है D1 D1, लेकिन प्राइस को चेंज नहीं करना, सिर्फ क्वांटिटी को बढ़ाकर कर देंगे Q1।
और टीचर नंबर ना काटे इसके लिए ऐसा एरो मार्क करने हैं, ये वाले एरो शिफ्ट वाले। बनाओ, मुंडी नहीं हिलानी, प्रैक्टिस करनी। मेरा एग्ज़ाम थोड़ी ना है। बना तो रखे। अरे बच्चा कह रहा बना तो रखें, प्रैक्टिस वर्ड का क्या मतलब है? ब्रूस ली कहता था पंच मार तो रखा, अब कौन करे प्रैक्टिस सुबह उठ के तो प्रैक्टिस का मतलब ये है कि पंच मार रखा है, लेकिन वो 10,000 बार मारना है, ताकि जब दुश्मन आए तभी तो वो स्पीड निकलेगी, सर हो गया। है ना। तो बनाओ डायग्राम, छोड़ना नहीं है, डायग्राम बार बार बनाना है, तभी स्पीड भी आती है, प्रैक्टिस भी होती है। सर जो अगले वाला पॉइंट है वो तो नेटवर्क शिफ्ट ही तो है। अब वो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लिया तुमने क्या था? ऊपर वाला जो उसका वो था ना, ऊपर वाला उसका किसी को क्वेश्चन आया था, उसमें नेटवर्क शिफ्ट ही था। तो मतलब दोनों में सेम ही डायग्राम बन जाएगा। देखो यही मतलब 1 का भी यही हो गया, 2 का भी यही हो गया, लेकिन पढ़ लेते हैं। अगर 2 गलत हुआ तुम्हारा तो चेक कर लेंगे। बट क्लियर हो गया इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम ना। इसको राइट वर्ड शिफ्ट बोलते हैं, तो ये आप लिख भी सकते हो। चलो तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, क्या यश भाई का सही होगा? लेट्स सी। अब सेकंड केस में लिखा है, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी भाई। तो बताओ क्या होगा? ओ सॉरी, इसमें प्राइस कांस्टेंट है, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा, एक्सपेंशन डिमांड होगा। चलो तो गलत, एक्सपेंशन क्यों होगा? पहले सही बोल रहे थे, इंक्रीज राइट में शिफ्ट ही होगा। राइट वर्ड शिफ्ट ही होगा। सर हाँ, उसमें तो प्राइस कांस्टेंट हमारा मेंशन था ना। तो इसमें भी तो प्राइस चेंज कहाँ हुआ? बस उसने बोला कि इनकम जो है कंज्यूमर की वो बढ़ गई, तो इनकम के बढ़ने की वजह से क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी। तो अभी कहाँ 30 मिनट्स कहाँ हुए? अभी 30 मिनट्स हो गए। अच्छा काउंट करो, 56 के बाद 16, 20 मिनट हुए हवाबाजी। अभी 3 क्वेश्चन बचे हैं ना, बट ठीक है, समझ गए। चलो 12th पनिशमेंट के तौर पे सॉल्व करवाऊंगा आपसे, क्योंकि आपने टाइम देखा बीच में। तो क्वेश्चन 12 जो है इसमें लिखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चलो तो ये आपको सॉल्व करना है। इसमें कम से कम आपको 4 डिफरेंसेस बताने हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन है? हाँ 4 नंबर का ही है। तो डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड में आपको 4 डिफरेंस बताने हैं। लेट्स सी कि कौन सा बच्चा होशियार बता पाएगा डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बताओ चलो, डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखो, एक तो आपको सबसे पहला डिफरेंस लिखना है रीज़न। डिक्रीज इन डिमांड का, हाँ मतलब इसमें आपको लिखना है कि कोई भी फैक्टर अदर देन प्राइस। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो डिक्रीज इन इनकम ऑफ नॉर्मल गुड, ठीक है। और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का रीज़न क्या होता है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड। तो एक तो आपको रीज़न लिखना ही लिखना पड़ेगा। और ठीक है, डायग्राम। तो डिक्रीज इन डिमांड का और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का बनाओ डायग्राम जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी से ऐसे ही गंदा सा बना लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन प्राइस और क्वांटिटी मार्क करना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद लेफ्टवर्ड शिफ्ट शो करना है। और इसमें प्राइस जो है वो चेंज नहीं होता, और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड में बताओ। हाँ, तो उसमें हमारा क्या होगा? प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और उस वजह से हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट।
अलोंग डिमांड कर्व, या इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते थे? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और इंग्लिश और शेड्यूल, चलो इंग्लिश तो लिख ही लोगे, शेड्यूल भी बना सकते हो इसका। यस सर। फिर 4 डिफरेंस कैसे होंगे? तो सर 4 डिफरेंस नहीं लिखेंगे फिर, और क्या है? सर इतना कर देंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्यों पूरे क्यों मिलेंगे? 4 नंबर में बस टीचर 2 ही डिफरेंस से खुश हो जाएगी। सर प्राइस हमारा 5 रुपये तुम्हारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी कम कर दो, लेकिन उस वाले में प्राइस बढ़ जाएगा और क्वांटिटी कम कर दो। ठीक है, तो शेड्यूल भी याद रखना है या बना भी सकते हो। तो जब हम प्राइस को चेंज नहीं करते तो पहला वाला शेड्यूल बना लेंगे, और अगर प्राइस को चेंज कर रहे हो तो फिर दूसरा वाला शेड्यूल बना लेंगे, है ना। तो 4 नंबर में ध्यान रखना है, कम से कम 4 डिफरेंस लिखने हैं, रीज़न लिखना है, डायग्राम लिखना है, इंग्लिश लिखनी है, शेड्यूल बनाना है, तब 4 नंबर देगी टीचर। सर 6 नंबर का यही कुछ 6 में ये वाला नहीं आता जनरली, मेरा आ गया था। तो तुम्हारे में फिर वो भी आएगा चेंज इन डिमांड वाला, फिर उसमें 2 केस हो जाते हैं ना, इंक्रीज और डिक्रीज। बाकी 6 का भी है तब भी यही लिखो, फिर तो और कुछ है ही नहीं। आ चुका ना उसका तो। चलो अब 13th बताते हैं, बताना कि करना क्या है बस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ इसमें 6 नंबर में आप क्या क्या लिखोगे? सर पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। एक सेकंड मैं भी फ्रेम कर लेता हूँ यहाँ आंसर, ठीक है। तो पहले तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिख लोगे, ठीक है, 1 नंबर तो वो मिल गया। फिर 5 नंबर के लिए शेड्यूल वैसे थोड़ा नीचे की तरफ आता है, पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखनी पड़ेगी, वो सुनाओ। वेरी गुड, MU इज इक्वल टू प्राइस। चलो 1 नंबर ये मिल गया। फिर डायग्राम, तो डायग्राम याद नहीं होगा आपको? हाँ सर नहीं याद, क्या कर लोगे आप? तो डायग्राम ये वाला हमने भी रिसेंटली भी बनाया था, प्रैक्टिस में याद है? ये वाला है। तो MU जो है वो नीचे जाएगा और प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो चलो 1 नंबर ये मिल गया। और शेड्यूल वो नोट्स में जो बनवाया था वही वाला। चलो 1 नंबर ये मिल गया। 4 वेरी गुड। पूरे नंबर तब तक नहीं मिलेंगे जब तक 2 इम्पॉर्टेंट बातें आप एक्सप्लेन नहीं करोगे। आपको 2 बातें ये बतानी पड़ेंगी कि अगर MU इज़ ग्रेटर देन PX है तो नहीं सर, हाँ तो सरप्लस होता है, और ऐसे में कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा जब तक वो इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए। और अगर MU जो है PX से कम होता है, जिसको बोलते हैं लॉसेस, तो ऐसे में फिर कंज्यूमर कम कंज्यूम करेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए। तो 2 नंबर इन 2 पॉइंट्स के होते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। डेफिनेशन 1 नंबर, कंडीशन 1 नंबर, डायग्राम 1 नंबर, शेड्यूल 1 नंबर इंग्लिश के साथ, और 2 पॉइंट्स ये वाले। तो समझ गए पूरा फ्रेमवर्क, है ना। तो ये 6 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और ऐसी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 6 नंबर का, ये डिमांड में से पूछ लेता है एग्जाम में। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन डिमांड फॉर अ गुड। चलो ये तो बता ही दोगे अब आप, इजी है, बताओ 2 डायग्राम। अब पहले वाले में लिखा है इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सही। तो ये तो सेम आपके इस वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया ना। तो इसमें तो आपको राइटवर्ड शिफ्ट वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है।
फिर सेकंड में लिखा है राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। क्यों? सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड की हमारी डिमांड होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड से कोई मतलब नहीं, सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इसमें भी इंक्रीज इन डिमांड, और इसमें भी आपको कौन सा ही डायग्राम बनाना पड़ेगा? राइटवर्ड शिफ्ट। तो ये शिफ्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं ये पता होने चाहिए कि किन चीज़ों से राइटवर्ड शिफ्ट होता है, किन चीज़ों से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। चलो डन, टाइम देख लो। परफेक्ट, ठीक है।